Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। जब हम शोध या रिसर्च सुनते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी लैब, हाँ, सफेद कोट पहने वैज्ञानिक। बिल्कुल, या कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ते आंकड़े। पर क्या रिसर्च सिर्फ यहीं तक है? नहीं, असल में तो नहीं। सही। असल में कुछ नया जानने या खोजने के लिए जब हम सोच समझकर एक तरकीब से कोई काम करते हैं, वही तो रिसर्च है ना? बिल्कुल, ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी रचनात्मक और व्यवस्थित काम। हाँ, तो आज हम इसी रिसर्च की दुनिया में गहरे उतरेंगे। हमारी बातचीत का आधार है सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनघा गोसावी का एक विश्लेषण। ये समझने में मदद करेगा कि रिसर्च आखिर है क्या चीज और कैसे ये अलग-अलग शक्लों में हमारे सामने आती है। तो आज का मिशन है रिसर्च की बुनियादी बातें समझना, ठीक है। और देखना कि ये सोच, ये कॉन्सेप्ट कैसे आयुर्वेद और भारतीय दर्शन जैसी हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लेकर बिल्कुल नई तकनीकों तक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, वहां तक कैसे फैली हुई है। ये ज्ञान बनाने और समझने का एक सफर है। एक यात्रा। हाँ, एक यात्रा। इस सफर में हम 6 खास पड़ावों पर रुकेंगे। अच्छा, कौन कौन से? आयुर्वेद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, फिर क्लिनिकल रिसर्च, भारतीय दर्शन, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। काफी फैला हुआ दायरा है। हाँ, तो चलिए इस खोजबीन को शुरू करते हैं। चलिए। शुरुआत रिसर्च की परिभाषा से ही करते हैं। जैसा हमने कहा, ज्ञान बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी सोचा समझा, मतलब हाँ, क्रिएटिव काम। व्यवस्थित भी। हाँ, व्यवस्थित। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले भी हमारे दार्शनिक ज्ञान और सच को लेकर बहस करते थे, तर्क देते थे। जैसे न्याय दर्शन का तर्कशास्त्र। बिल्कुल। फिर यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हुई। उसने एक तरीका दिया, देखो, सोचो, प्रयोग करो, नतीजे निकालो, फिर जांचो। जिसे हम आज वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष। हाँ, बिल्कुल। और आज की दुनिया में रिसर्च की कुछ खास पहलू हैं। पहली बात, ये एक व्यवस्थित जांच है, मतलब एक तय तरीके से आगे बढ़ती है। अक्सर ये किसी अंदाजे या परिकल्पना, मतलब हाइपोथेसिस से शुरू होती है। फिर उसे प्रयोगों से जांचा जाता है। और सबूत? जो भी सबूत मिलते हैं उन्हें बहुत बारीकी से परखा जाता है, आलोचनात्मक दृष्टि से। अच्छा। इसे समझने का एक अच्छा फ्रेमवर्क है OECD का फ्रास्काटी मैनुअल। ये रिसर्च को 3 हिस्सों में देखता है। बुनियादी रिसर्च, यानी बिल्कुल नया ज्ञान खोजना। हाँ। फिर व्यवहारिक रिसर्च, मतलब उस ज्ञान का इस्तेमाल खोजना। और तीसरा, प्रायोगिक विकास, यानी पुराने ज्ञान से नई चीजें या प्रक्रियाएं बनाना। ठीक है। और अच्छा रिसर्च वही है जो नया हो, क्रिएटिव हो, जिसके नतीजे पहले से पक्के ना हो, मतलब अनिश्चितता हो। जो एक सिस्टम से किया जाए और जिसे दूसरे लोग समझ सकें और दोहरा सकें, मतलब ट्रांसफरेबल और रिप्रोड्यूसिबल। अच्छा, और इंसानों पर होने वाले शोध के बारे में कुछ खास? हाँ, अमेरिकी कॉमन रूल कहता है कि ये ऐसी व्यवस्थित जांच है जिसका मकसद होता है सामान्य ज्ञान में योगदान देना। और हाँ, आजकल फेयर सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। फेयर, FAIR। हाँ, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, रीयूजेबल। मतलब डेटा ऐसा हो जिसे आसानी से ढूंढा जा सके, उस तक पहुंचा जा सके, अलग-अलग सिस्टम उसे समझ सकें और उसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सके। इससे पारदर्शिता बढ़ती होगी, है ना? बिल्कुल, पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों। चलिए, अब देखते हैं कि ये रिसर्च अलग-अलग मैदानों में कैसे काम करती है। हाँ, शुरुआत करते हैं आयुर्वेद से। हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति। हाँ, चरक संहिता जैसे ग्रंथों में जड़ी बूटियों और उनके असर का जिक्र मिलता है। बिल्कुल। ये एक तरह का उस जमाने का व्यवस्थित अवलोकन ही था, है ना? बिल्कुल, अनुभवजन्य अवलोकन और वर्गीकरण। आज कोशिश हो रही है कि इस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जाए। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं आयुर्वेदिक इलाजों पर। उनके अंदर के केमिकल्स का विश्लेषण भी,
फाइटोकेमिकल एनालिसिस जिसे कहते हैं। और WHO का आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग भी इसी दिशा में है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद रिसर्च में कई चुनौतियां हैं। एक तो मानकीकरण का सवाल। मतलब हर बार दवा का असर एक जैसा हो, ये कैसे पक्का करें? एग्जैक्टली। फिर प्लेसिबो नियंत्रित परीक्षण डिजाइन करना। आयुर्वेद अक्सर पूरे सिस्टम को देखता है, शरीर, मन, जीवन शैली, सिर्फ एक दवा या लक्षण को नहीं। हाँ, तो उसे डबल ब्लाइंड ट्रायल में कैसे फिट करेंगे? मुश्किल है। बहुत मुश्किल। फिर बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार का भी मुद्दा है। यहाँ दिलचस्प ये है कि आयुर्वेद के अपने ज्ञान सिद्धांत हैं जिन्हें प्रमाण कहते हैं। प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष, हाँ। खुद देखना, अनुमान, तर्क लगाना, शब्द, विश्वसनीय स्रोत जैसे ग्रंथ या आप्तवचन, और युक्ति, कारण कार्य संबंध समझना। तो इनको आधुनिक रिसर्च से जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये एक बड़ा काम है। यहाँ संपूर्ण प्रणाली यानी होल सिस्टम मूल्यांकन की जरूरत है, जिसमें दवा के साथ खान पान, रहन सहन सब शामिल हो। इसके लिए अलग तरह के ट्रायल्स चाहिए होंगे फिर शायद, जैसे प्रैग्मेटिक ट्रायल्स जो असल दुनिया के हालात में असर देखते हैं, या N of 1 ट्रायल्स जो एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होते हैं। और भविष्य में AI का क्या रोल हो सकता है यहाँ? बिल्कुल, AI नई आयुर्वेदिक दवाएं खोजने में या फिर एकदम व्यक्तिगत इलाज तय करने में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। आयुर्वेद में AI की बात आई तो क्यों ना सीधे AI के रिसर्च क्षेत्र में ही चले? हाँ, चलते हैं। ये कितनी तेजी से बदला है। 50 के दशक की सिंबॉलिक AI से लेकर आज के डीप लर्निंग और ये जनरेटिव मॉडल्स जैसे ChatGPT। कमाल की तरक्की हुई है। आजकल AI का इस्तेमाल हो रहा है बड़े बड़े डेटा से पैटर्न निकालने में, भविष्य का अंदाजा लगाने में। किन क्षेत्रों में? खास तौर पर स्वास्थ्य सेवा में, जलवायु परिवर्तन के मॉडल बनाने में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल कई जगह हो रहा है। दुनिया भर में बड़ी लैब्स हैं, MIT, गूगल, OpenAI। और भारत की अपनी राष्ट्रीय AI रणनीति भी है। हाँ, वो भी इसे आगे बढ़ा रही है, लेकिन AI की अपनी पहेलियां भी हैं। जैसे? सबसे बड़ी चिंता तो है नैतिक AI। ऐसा AI जो सही गलत का ध्यान रखे। फिर एक मुद्दा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस। मतलब AI रिसर्च के नतीजों को कई बार दोहराना मुश्किल हो जाता है। अच्छा? क्यों? कई कारण हैं, कोड की जटिलता, डेटा का उपलब्ध ना होना वगैरह। फिर डेटा में छिपा हुआ पूर्वाग्रह यानी बायस। ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत। इससे AI गलत या पक्षपाती नतीजे दे सकता है। और कई बार AI के फैसले इतने जटिल होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो उस नतीजे पर पहुंचा कैसे। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। लेकिन ये रिसर्च में मदद भी तो कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। AI खुद रिसर्च में मदद कर रहा है, जैसे हजारों रिसर्च पेपर पढ़कर लिटरेचर रिव्यू करने में। अच्छा। नई परिकल्पनाएं सुझाने में, मुश्किल प्रयोगों का कंप्यूटर पर सिमुलेशन बनाने में। तो यहाँ सावधानी क्या बरतनी चाहिए? जरूरी है कि हम साफ बताएं कि AI कहाँ इस्तेमाल हुआ है, डेटा और मॉडल कहाँ से आए हैं ये पता हो, और आखिरी जिम्मेदारी इंसान की ही रहे। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, आगे चल के शायद AI हमारे रिसर्च असिस्टेंट बन जाएं, या हो सकता है खुद ही नई वैज्ञानिक परिकल्पनाएं बनाने लगे। सोचकर ही अजीब लगता है। खैर, AI स्वास्थ्य और रिसर्च में मदद कर सकता है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान का शायद सबसे मजबूत स्तंभ है क्लिनिकल रिसर्च। हाँ, जहां दवाओं और इलाजों को बहुत कड़े परीक्षणों से गुजारा जाता है। इसका सफर भी दिलचस्प है, पुराने जमाने की केस रिपोर्ट से शुरू होकर आज के रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी RCTs तक। RCTs को तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ना? किसी इलाज के असर को जांचने का सबसे भरोसेमंद तरीका। हाँ, इसमें मरीजों को बिना किसी पक्षपात के अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। आजकल रिसर्च को और बेहतर बनाने के लिए नए तरीके भी आ रहे हैं, जैसे अडैप्टिव ट्रायल डिजाइन्स, मतलब परीक्षण के दौरान जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश। अच्छा। रियल वर्ल्ड एविडेंस यानी अस्पताल के बाहर असल जिंदगी के डेटा का इस्तेमाल। ये जरूरी है। और सिंथेटिक कंट्रोल आर्म्स यानी कंप्यूटर मॉडल से बने कंट्रोल ग्रुप से तुलना करना। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। बिल्कुल। और इन सब पर नियामक संस्थाएं नजर रखती हैं, जैसे अमेरिका में FDA, भारत में CDSCO। हाँ, इनकी मंजूरी के बिना कोई दवा बाजार में नहीं आ सकती। clinicaltrials.gov जैसी वेबसाइट पर दुनिया भर के 4 लाख से ज्यादा ट्रायल रजिस्टर्ड है। सोचिए कितना विशाल क्षेत्र है ये। और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। क्या है मुख्य चुनौतियां? एक तो परीक्षण के लिए सही मरीज ढूंढना और उन्हें शामिल करना, यह हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, सुना है।
फिर मरीजों के डेटा की गोपनीयता, खासकर यूरोप के जीडीपीआर जैसे सख्त कानूनों के चलते, ये एक बड़ा काम है। डेटा प्राइवेसी। हाँ, और अलग अलग देशों के नियमों में तालमेल बिठाना भी एक चुनौती है। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है? कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, हर शब्द और प्रक्रिया की साफ परिभाषा, मतलब ऑपरेशनल डेफिनेशंस। दूसरी, परीक्षण शुरू करने से पहले ही उसका पूरा प्लान सार्वजनिक करना, जिसे प्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके लिए कुछ मानक भी होंगे? हाँ, जैसे फनसॉर्ट गाइडलाइंस हैं आरसीटीज रिपोर्ट करने के लिए, प्रिज्मा है सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए, और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी मानक हैं। और नैतिकता का पहलू? वो सबसे ऊपर है। बेलमोंट रिपोर्ट के 3 अहम सिद्धांत याद रखने चाहिए: व्यक्ति का सम्मान, भलाई करना, बेनिफिसेंस, और न्याय, जस्टिस। ये सुनिश्चित करते हैं कि रिसर्च इंसानी गरिमा का ध्यान रखें। बिल्कुल। भारत में आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी यही काम करती हैं। भविष्य कैसा दिखता है क्लिनिकल रिसर्च का? शायद हम डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स ज्यादा देखेंगे, जहां मरीज घर बैठे ट्रायल में हिस्सा ले सकें। टेक्नोलॉजी की मदद से। हाँ, एआई मरीजों को सही ट्रायल के लिए चुनने में मदद कर सकता है, और स्मार्ट वॉच जैसे डिवाइस डिजिटल बायोमार्कर बनकर सेहत की लगातार जानकारी दे सकते हैं। कमाल है। हमने क्लिनिकल रिसर्च में वैज्ञानिक कठोरता की बात की। अब जरा ज्ञान की उन प्रणालियों की ओर मुड़ते हैं जिनकी जड़ें दर्शन और तर्क में है। भारतीय दर्शन। हाँ, ये एक बहुत गहरा और पुराना क्षेत्र है। हजारों साल पहले न्याय और वेदांत जैसे दर्शनों ने ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इस पर गहरी सोच विचार किया। उन्होंने तर्क यानी अनुमान और प्रत्यक्ष अनुभव यानी प्रत्यक्ष को समझने के तरीके बताए। ज्ञानमीमांसा एपिस्टेमोलॉजी की मजबूत नींव रखी। आज भी दार्शनिक शोध इन्हीं सवालों से जूझता है। ज्ञान कैसे बनता है? क्या सही गलत है यानी नैतिकता? दुनिया की असलियत क्या है यानी तत्वमीमांसा? अक्सर तुलनात्मक अध्ययन के जरिए दुनिया के दूसरे दर्शनों के साथ संवाद करते हुए। और इसमें दुनिया भर की दिलचस्पी बढ़ रही है ना, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड से लेकर हमारे आईआईटीज तक में। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ ऐतिहासिक रुचि का विषय नहीं है। अच्छा। भारतीय दर्शन के जो प्रमाण सिद्धांत हैं और तर्क वितर्क के तरीके, जैसे न्याय दर्शन में है, वो आधुनिक रिसर्च में भी काम आ सकते हैं। कैसे? खासकर नई परिकल्पनाएं बनाने और उनमें गलतियां ढूंढने में, एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने में। इससे हम विज्ञान के वैश्विक दर्शन से जोड़ सकते हैं, जैसे पॉपर या कून के विचारों से। हाँ बिल्कुल, जैसे कार्ल पॉपर का मिथ्यापनीयता फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत कि कोई वैज्ञानिक विचार तभी मान्य है जब उसे गलत साबित करने की गुंजाइश हो, या थॉमस कून के पैराडिम शिफ्ट, कैसे विज्ञान में समय समय पर बुनियादी सोच बदल जाती है। भारतीय दर्शन में भी ज्ञान की सीमाओं और उसके विकास पर काफी विमर्श है। चुनौतियां क्या है इस क्षेत्र में? एक तो पुराने ग्रंथों का सही अनुवाद करना, भाषा और संदर्भ की बारीकियां समझना। दूसरा, क्रॉस सांस्कृतिक ज्ञानमीमांसीय वैधता का सवाल, मतलब एक संस्कृति के ज्ञान के पैमाने दूसरी संस्कृति पर कैसे लागू हों। भविष्य कैसा है इसका? हाँ, भविष्य में पुराने ग्रंथों को डिजिटल बनाना एक बड़ा काम है, और कंप्यूटेशनल हर्मेन्यूटिक्स यानी कंप्यूटर की मदद से ग्रंथों के गहरे मतलब और पैटर्न समझना इस क्षेत्र को नई दिशा दे सकते हैं। दिलचस्प। चलिए अब एक ऐसे क्षेत्र की ओर चलते हैं जिसके ज्ञान के दावों पर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन जो समाज में काफी प्रचलित है, ज्योतिष। हाँ, एस्ट्रोलॉजी। इसका इतिहास देखें तो ये खगोल विज्ञान से जुड़ा था। तारों और ग्रहों की चाल देखकर मौसम या शुभ अशुभ समय का अंदाजा लगाया जाता था। नक्षत्र प्रणालियां थीं। हाँ, प्राचीन काल में खगोल और ज्योतिष में उतना स्पष्ट विभाजन नहीं था। आज क्या स्थिति है इसके रिसर्च की? आज कुछ लोग सांख्यिकीय तरीकों से ज्योतिष के दावों को परखने की कोशिश करते हैं। क्या नतीजे मिलते हैं? ज्यादातर अध्ययनों में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ कुछ समाजशास्त्री ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं, इसकी सामाजिक भूमिका क्या है। ये खासकर दक्षिण एशिया में ज्यादा माना जाता है ना? हाँ, और पश्चिमी अकादमिक जगत में इसे वैज्ञानिक नजरिए से कम ही देखा गया है। यहाँ मुख्य चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो इसकी वैज्ञानिक वैधता साबित करने की है। क्या ग्रहों की स्थिति वाकई इंसान के भविष्य या व्यक्तित्व को प्रभावित करती है? इसका कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण अब तक नहीं मिला है। और प्लेसेबो प्रभाव का भी रोल होगा? बिल्कुल, सिर्फ हमारे विश्वास की वजह से असर देखना और कन्फर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही बातें याद रखते हैं या उन पर ध्यान देते हैं जो हमारे पहले के विश्वास से मेल खाती हों। तो स्रोत का नजरिया क्या है इस पे? स्रोत का दृष्टिकोण यहाँ साफ है।
कि ज्योतिष को मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास के तौर पर देखा जाना चाहिए, और इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। और अगर इसके अनुभवजन्य दावों की जांच करनी हो तो उसके लिए बहुत कड़े वैज्ञानिक तरीकों की जरूरत होगी। परीक्षण पहले से रजिस्टर्ड हो, प्री रजिस्टर्ड, उन्हें गलत साबित करने की गुंजाइश हो, फॉल्सिफायबल, जांच डबल ब्लाइंड हो और नतीजे आने से पहले ही तय हो कि क्या नापा जाएगा, प्रोस्पेक्टिव। यहां हमें पूरी तरह निष्पक्ष रहना जरूरी है। हम सिर्फ विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। भविष्य में क्या हो सकता है इस क्षेत्र में? शायद बड़े डेटा विश्लेषण से कोई अनदेखा पैटर्न दिखे, हालांकि इसकी संभावना कम लगती है, या मनोविज्ञान के साथ मिलकर इसके प्रभाव को समझने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, ज्योतिष की तरह ही एक और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली है जो हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी है, वास्तुशास्त्र। हाँ, आर्किटेक्चर और वेलबींग का कनेक्शन। इसका आधार भी प्राचीन ग्रंथों में है। ये बताते हैं कि घर या इमारत का डिजाइन वहां रहने वालों की सेहत और खुशहाली पर असर डाल सकता है। स्थानिक डिजाइन और कल्याण को जोड़ने वाले ग्रंथ। हाँ, आजकल कुछ आधुनिक क्षेत्र भी इस दिशा में सोच रहे हैं। हाँ, जैसे पर्यावरण मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और बायोफिलिक डिजाइन। बायोफिलिक डिजाइन मतलब प्रकृति को डिजाइन में शामिल करना, जैसे रोशनी, हवा, पौधे। ये कुछ हद तक वास्तु के सिद्धांतों से मिलती जुलती बातें कहते हैं। और पश्चिम में फेंग शुई जैसी अवधारणाएं भी हैं। हाँ, समानताएं। वास्तु के रिसर्च में क्या चुनौतियां हैं? एक बड़ी चुनौती है चीजों को नापने का तरीका तय करना। खुशहाली या सकारात्मक ऊर्जा को वैज्ञानिक रूप से कैसे नापें? मुश्किल है। और कंफाउंडर्स को कैसे नियंत्रित करें, मतलब ऐसे दूसरे कारक जो नतीजे पर असर डाल सकते हैं, जैसे घर की साफ सफाई या परिवार के रिश्ते। तो यहाँ स्रोत का क्या कहना है? स्रोत यहाँ भी एक अहम बात कहता है। वास्तु के उन दावों को अलग करना जरूरी है जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सकता है। जैसे कमरे में कितनी रोशनी आती है, हवा का बहाव कैसा है। हाँ, और उन दावों को जो ज्यादा आध्यात्मिक या तत्वमीमांसीय हैं, जिन्हें शायद विज्ञान की परिधि में जांचना संभव ना हो। और जो जांचे जा सकते हैं उन्हें कैसे परखें? उन्हें पोस्ट ऑक्यूपेंसी स्टडी से परखा जा सकता है, यानी इमारत में रहने के बाद लोगों का अनुभव पूछना, या अर्धप्रयोगों के जरिए। भविष्य में क्या टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है? बिल्कुल, सेंसर लगाकर घर के माहौल की लगातार निगरानी की जा सकती है। रोशनी, हवा, तापमान, आवाज। एआई की मदद से शायद सबसे बेहतर स्थानिक लेआउट डिजाइन करना भी संभव हो सकता है जो इन मानकों पर खरा उतरे। अच्छा, तो हमने आयुर्वेद से लेके वास्तु तक 6 अलग-अलग क्षेत्रों में रिसर्च की झलक देखी। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अलग-थलग है या आपस में जुड़े हुए हैं? अच्छा सवाल है। स्रोत में एक दिलचस्प विचार है, इंटरलिंक्ड नॉलेज मैट्रिक्स। हाँ, अंतरजुड़ा ज्ञान मैट्रिक्स। ये दिखाता है कि इन अलग-अलग ज्ञान क्षेत्रों में कहीं तालमेल है तो कहीं टकराव भी। बिल्कुल, जैसे एआई क्लिनिकल ट्रायल को तेज कर सकता है, ये तालमेल या सिनर्जी है। हाँ, लेकिन पारंपरिक ज्ञान, मान लीजिए आयुर्वेद या दर्शन, उसके तरीकों और आधुनिक विज्ञान की कठोर अनुभवजन्य जांच के बीच एक तनाव या कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ज्ञान मीमांसा का टकराव। तो क्या ये धाराएं कहीं मिल सकती हैं? हाँ, स्रोत कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर भी इशारा करता है जहां ये मिल सकती हैं। इन्हें एकीकरण बिंदु या इंटीग्रेशन पॉइंट्स कह सकते हैं। जैसे डेटा मानकीकरण। अगर आयुर्वेद के डेटा को इस तरह स्टैंडर्डाइज किया जाए कि एआई मॉडल उसे समझ सके, तो दोनों साथ काम कर सकते हैं। डिजिटल मानविकी तकनीक का इस्तेमाल करके दर्शन या इतिहास जैसे विषयों को समझना। और नैतिकता। हाँ, सबसे जरूरी एक साझा नैतिक ढांचा जो सभी तरह के शोध पर लागू हो, चाहे वो पारंपरिक हो या आधुनिक। इसे एक नॉलेज ग्राफ की तरह सोच सकते हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, शायद भारतीय दर्शन या आयुर्वेद कोई नई परिकल्पना सुझाए, एआई और क्लिनिकल रिसर्च उसे परखें, नतीजे फेयर डेटा भंडारों में जाएं, और ये सब मिलकर हमारी स्वास्थ्य नीतियां या शहरी नियोजन की नीतियां बनाने में मदद करें। ये तो ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। हाँ, एक चक्र। स्रोत में विजन 2030 का भी जिक्र है। ये क्या है? इसका मकसद क्या है? विजन 2030 एक तरह का रोड मैप है, एक ढांचा। इसका बड़ा लक्ष्य है कि 2030 तक हम इन अलग अलग ज्ञान प्रणालियों को टिकाऊ और सबूतों के आधार पर कैसे एक साथ ला सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ खास सिफारिशें? हाँ, कुछ मुख्य सिफारिशें हैं। पहली, स्थिरता और बराबरी पर जोर। मतलब रिसर्च सबके लिए खुली हो, ओपन साइंस। विकासशील देशों में रिसर्च की क्षमता बढ़ाई जाए, रिसर्च टीमों में विविधता हो, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हों। दूसरा,
तकनीक का सही इस्तेमाल, एआई का फायदा उठाना, डेटा की सुरक्षा और अखंडता के लिए ब्लॉकचेन जैसी तकनीक और ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने के लिए वर्चुअल रियलिटी वीआर का उपयोग। तीसरा, बेहतर नीतियां, अलग अलग क्षेत्रों के रिसर्च मानकों में तालमेल बिठाना, ऐसे फंडिंग प्रोग्राम बनाना जो अलग अलग विषयों को जोड़ने वाले रिसर्च यानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दें और इंडस्ट्री और अकादमिक जगत के बीच साझेदारी को आसान बनाना। क्या इसमें मौजूदा संस्थाओं और मानकों का भी जिक्र है? हाँ, इसमें भारत की ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और सर्ब जैसी फंडिंग एजेंसियों या विश्व स्तर पर NIH जैसी संस्थाओं की भूमिका बताई गई है। साथ ही फेयर, फ्रेस्केटी, बेलमोंट, COMS, ICMR जैसे मानकों के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ये सब मिलकर इस विजन को हकीकत बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी विजन है। हाँ, है तो आज हमने रिसर्च की दुनिया का एक चक्कर लगाया, उसकी बुनियादी परिभाषा से शुरू करके आयुर्वेद, AI, क्लिनिकल रिसर्च, भारतीय दर्शन, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र जैसे अलग अलग रूपों को देखा। काफी कुछ कवर किया। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो ये कि रिसर्च असल में जानने और खोजने का एक बुनियादी तरीका है, एक प्रक्रिया है जो जरूरत के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में ढल जाती है, अनुकूलित हो जाती है। बिल्कुल सही समझा। ये एक मौलिक मानवीय जिज्ञासा है जिसे व्यवस्थित रूप दिया गया है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इसी चर्चा से निकला है। जरूर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जैसे जैसे AI इन सभी क्षेत्रों में, मतलब आयुर्वेद से लेकर दर्शन तक, अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, भविष्य में हम किस तरह के ज्ञान को सबसे भरोसेमंद मानेंगे? क्या पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच की जो लकीर है वो धुंधली हो जाएगी या फिर और ज्यादा साफ और तीखी होगी? वाह, ये सोचने वाली बात है। पारंपरिक ज्ञान बनाम आधुनिक विज्ञान और AI का उसमें रोल, भविष्य कैसा होगा? इसी सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये गहरी बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।